इतिहास कहानियों और रहस्यों से भरा पड़ा है ना। सदियों से कुछ ऐसे अनसुलझे मामले रहे हैं जिन्होंने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान और डेटा इन पुराने ठंडे पड़ चुके रहस्यों से कैसे पर्दा उठा रहे हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प है। चलिए, आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे मॉडर्न साइंस इतिहास के सबसे कुख्यात मामलों को सुलझा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आधुनिक डेटा और विज्ञान इतिहास के इन सबसे डरावने अनसुलझे रहस्यों का पक्का जवाब कैसे देते हैं। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि अब हम सिर्फ अंदाजों या सुनी सुनाई कहानियों के भरोसे नहीं बैठे। हम इन सदियों पुराने मिथकों को तोड़ने के लिए सीधे वैज्ञानिक उपकरणों और हार्ड डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम एक बहुत ही तेज सफर पर निकलने वाले हैं, 1587 से लेकर 1975 तक। सबसे पहले बात करेंगे अमेलिया एयरहार्ट के रहस्यमय द्वीप और वहां मिली हड्डियों की। फिर जानेंगे कि रोanoke की बस्ती असल में कभी खोई ही नहीं थी। उसके बाद देखेंगे कि साइंस ने डाइटोलॉफ पास के रहस्य को कैसे सुलझाया, माइकल रॉकफेलर के दुखद अंत का सच क्या है, और अंत में डेटा साइंस के जरिए जिमी होफा के लापता होने की गुत्थी सुलझाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। 1947 में मशहूर एविएटर अमेलिया एयरहार्ट का रहस्यमयी तरीके से गायब होना, 20वीं सदी का शायद सबसे बड़ा रहस्य। फिर 1940 में निकुमारोरो नाम के एक द्वीप पर कुछ हड्डियां मिलीं, जिन्होंने इस गुत्थी को और उलझा दिया। दशकों तक एक ऐतिहासिक मिथक चलता रहा कि भाई ये हड्डियां एमेलिया की तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 1941 में डॉक्टर हुडलेस नाम के एक विशेषज्ञ ने पूरे भरोसे के साथ कह दिया था कि ये हड्डियां तो किसी पुरुष की हैं। लेकिन जरा ठहरिए, वैज्ञानिक तथ्य अब कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आधुनिक क्वांटिटेटिव तकनीकों ने इस पुराने विश्लेषण को पूरी तरह खारिज कर दिया है, क्योंकि उस जमाने में फोरेंसिक मानव विज्ञान आज जितना विकसित जो नहीं था। यहीं पर एंट्री होती है मानव विज्ञानी रिचर्ड एल जांट्स की, जिन्होंने एक बेहद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं महालनोबिस दूरी, यानी महालनोबिस डिस्टेंस। असल में यह एक मल्टीवेरिएट सांख्यिकीय तकनीक है जो एक बिंदु और उसके वितरण के बीच की दूरी को मापती है। उन्होंने बस इतना किया कि ईयरहार्ट की हड्डियों की अनुमानित लंबाई की तुलना निकुमारोरो में मिले अवशेषों से करने के लिए इसी तकनीक का प्रयोग किया। और पता है इसका नतीजा क्या निकला? वाकई हैरान करने वाला। इस विश्लेषण से साफ पता चला कि निकुमारोरो में मिले वे अवशेष एक बहुत बड़े रेफरेंस सैंपल में मौजूद 99% लोगों की तुलना में एयरहार्ट से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। इस सॉलिड आधुनिक डेटा ने साबित कर दिया कि वो हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि अमेलिया एयरहार्ट की ही थीं। चलिए, अब हम समय में थोड़ा पीछे 1587 की रोanoke कॉलोनी की तरफ चलते हैं। जब 1590 में गवर्नर जॉन वाइट वहां वापस लौटे तो पूरी की पूरी बस्ती गायब थी। वहां उन्हें मिला तो बस एक लकड़ी का खंबा जिस पर खुदा हुआ था एक शब्द, क्रोआटोअन। अब लोकप्रिय ऐतिहासिक मिथक तो यही कहता है कि सारे उपनिवेशवासी हवा में गायब हो गए बिना कोई सुराग छोड़े। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन वैज्ञानिक तथ्य और हमारे आधुनिक पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही कहते हैं। वे साबित करते हैं कि असल में ये लोग रहस्यमयी तरीके से गायब नहीं हुए, बल्कि वे वहीं के स्वदेशी क्रोएटोअन लोगों के साथ घुल मिल गए थे। जरा इन सुरागों पर गौर करें। हैट्रोस द्वीप पर 16वीं सदी की यूरोपीय कलाकृतियों का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। तांबे का एगलेट जिसे जूतों के फीते में बांधा जाता था, नूनबर्ग टोकन, लोहे का फायर बार, एक खास तरह की तलवार और यहां तक कि लोहे की ढलाई से निकलने वाला हैमर स्केल भी। और ये सब कहाँ मिला? स्वदेशी बस्तियों में, जो साफ तौर पर दिखाता है कि वो लोग गायब नहीं हुए बल्कि एक साथ रहने लगे थे। इस पर क्रोएटोअन पुरातात्विक सोसाइटी के स्कॉट डॉसन की यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वे कहते हैं, दोनों सभ्यताएं एक साथ मिल गईं और पुरातत्व इसे खूबसूरती से प्रदर्शित करता है। यानी खोई हुई कॉलोनी का रहस्य वास्तव में कभी रहस्य था ही नहीं, बल्कि दो संस्कृतियां एक दूसरे में पूरी तरह समाहित हो गई थीं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे मामले की ओर, 1959 का सोवियत संघ और डाइटलोफ पास का खौफनाक रहस्य। उत्तरी यूराल की पहाड़ियों में 9 बेहद अनुभवी पर्वतारोही बहुत ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। तो आखिर डाइटलॉफ पास में उस रात हुआ क्या था? शवों पर अजीब तरह की भयानक चोटें थीं। उनका टेंट एक कम ढलान वाली जगह पर था और वहां हिमस्खलन यानी एवलांच का कोई सामान्य निशान तक नहीं था।
बस इसी वजह से दशकों तक एलियंस और खुफिया हथियारों जैसी जंगली थ्योरीज हवा में तैरती रहीं। लेकिन ईटीएच ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने जियोमैकेनिकल सिमुलेशन का इस्तेमाल करके इस पहेली को सुलझा दिया है। इस सिमुलेशन से 3 बहुत ही तार्किक बातें सामने आईं। पहला कदम, टेंट लगाने के लिए ढलान को काटा गया था। दूसरा, तेज कैटाबैटिक हवाओं ने वहां भारी मात्रा में बर्फ जमा कर दी। और तीसरा, कुछ समय बाद एक स्लैब हिमस्खलन हुआ। विज्ञान ने बहुत ही सटीक रूप से उन गैर घातक लेकिन गंभीर चोटों को समझा दिया है जो ऑटोप्सी के दौरान पाई गई थीं। कोई एलियन नहीं, बस प्रकृति का कहर था वो। चलिए अब 1961 के डच न्यू गिनी की ओर मुड़ते हैं, जब मानव विज्ञानी और कला संग्राहक माइकल रॉकफेलर की नाव समुद्र के तट के पास अचानक पलट गई। वे मदद के लिए किनारे की ओर तैरने लगे, लेकिन उसके बाद उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। एक लंबे अरसे तक ऐतिहासिक मिथक यही रहा कि वे या तो समुद्र में डूब गए या फिर किसी मगरमच्छ का शिकार हो गए। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य और डच मिशनरियों द्वारा जमा की गई ज़मीनी गवाहियां एक बिल्कुल अलग और खौफनाक सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि किनारे पर पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने ही उनकी हत्या कर दी थी। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ओट्जनेप के ग्रामीणों ने उन्हें यूं ही रैंडमली नहीं मारा था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक पवित्र आंख के बदले आंख वाले प्रतिशोध का हिस्सा था। दरअसल 1958 में डच औपनिवेशिक सैनिकों ने गांव के 5 लोगों को मार दिया था और रॉकफेलर की मौत को उसी का एक सीधा बदला माना जाता है। अब हम अपने आखिरी और बेहद मशहूर केस की ओर बढ़ते हैं। 1975 में प्रसिद्ध लेबर लीडर जिमी होफा का रहस्यमयी तरीके से गायब होना। इस मामले में इतनी अफवाहें और अनगिनत कहानियां हैं कि सच का पता लगाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन आधुनिक डेटा साइंस ने इस सारे शोर को चीरकर असली सच हमारे सामने रख दिया है। 1957 की सीनेट सुनवाई के उस माहौल को जरा याद कीजिए, जहां जिमी होफा और रॉबर्ट कैनेडी के बीच की तीखी टकरार साफ देखी जा सकती थी। होफा का माफिया और संगठित अपराध से बहुत करीबी संबंध था, और यही वो तनाव था जो आगे चलकर उनके हमेशा के लिए लापता होने का मुख्य कारण बना। अब हॉलीवुड ने तो एक पूरा मिथक गढ़ दिया है कि फ्रैंक शीरन, जिन्हें द आयरिशमैन के नाम से जाना जाता है, ने ही होफा की हत्या की थी। लेकिन सोशल नेटवर्क एनालिसिस यानी SNA जैसी गणितीय सच्चाई बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। डेटा के मुताबिक फ्रैंक शीरन इस आपराधिक नेटवर्क में बहुत निचले पायदान पर आते हैं। असली शक्ति वाले लोग, या कहें पावर एक्टर्स, कोई और ही थे। कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने पर जब हम जिमी होफा को इस पूरे नेटवर्क से अलग करके देखते हैं, तो गणितीय रूप से 3 मुख्य पावर एक्टर्स उभर कर सामने आते हैं। पूरे नेटवर्क में इन तीनों का प्रभाव और नियंत्रण सबसे ज्यादा था। और ये वो 3 असली मुख्य संदिग्ध हैं जिनकी SNA मैट्रिक्स इस नेटवर्क में सबसे ज्यादा है: एंथनी टोनी प्रोवेंजानो, साल्वातोरे सैली बग्स ब्रिगुग्लियो और एंथनी टोनी जैक गियाकोलोन। इन सभी के गहरे माफिया कनेक्शन थे, और मजे की बात यह है कि जांच के दौरान इन तीनों ने ही अपने 5वें संशोधन के अधिकार यानी चुप रहने के अधिकार का इस्तेमाल कर पूरी तरह से चुप्पी साध ली थी। तो हमने आज जो कुछ भी देखा और समझा है, उससे एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। आधुनिक विज्ञान, चाहे वो फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी हो, जियोमैकेनिक्स हो या फिर सोशल नेटवर्क डेटा मॉडलिंग, ये किसी भी ऐतिहासिक रहस्य के जादू को खत्म नहीं करता है, बल्कि इसके उलट ये सच्चाई पर रोशनी डालता है और उसे और भी ज्यादा रोचक बनाता है। विज्ञान ने इन सदियों पुराने मिथकों को आखिरकार ठोस वैज्ञानिक तथ्यों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आधुनिक डेटा और विज्ञान अगला कौन सा बड़ा ऐतिहासिक रहस्य सुलझाने वाले हैं? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।